नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं उनका परिचय औपचारिकता है इस प्लेटफॉर्म की, इसलिए कराए देता हूं। आप हैं आनंद कुमार जी। आप एक लेखक हैं, विचारक हैं और कंटेंट जनरेटर हैं सोशल मीडिया पर और तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। मूलतः बिहार से ताल्लुक रखते हैं और इन सबसे ऊपर अगर मैं इन्हें मानता हूं तो मैं इन्हें एक वैचारिक संस्कृति कर्मी के रूप में देखता हूं और समझता हूं। आपने गीतायन नाम की एक ऐसी पुस्तक लिखी है जो निश्चित तौर पर एक धार्मिक विषय पे है, लेकिन इनके अपने उस पे आयाम हैं और वो पुस्तक बहुत अच्छी है। हम उस पुस्तक पर भी एक चर्चा लेके आनंद कुमार जी के साथ आप सबके बीच में आएंगे। आनंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। काफी दिनों बाद इस आनंद बार जी। बात फिर से बैठे हैं। जी जी। आनंद जी, भारत में पिछले लगभग अब 8-9 साल होने को आ रहे हैं और अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द है, नेशनलिज्म एक ऐसा शब्द है जो कि अब से पहले, यानी इन 8-9 सालों से पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी या बीच में ऐसे किसी तीज त्योहार, जो राष्ट्रीय तीज त्योहार या सरकारी तीज त्योहार हो, तब जाके होता था नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्र। लेकिन पिछले 8 सालों में, 9 सालों में, 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद ये आम बोलचाल की बात हो गई है राष्ट्रवाद। इसी के साथ आज जब हम बात कर रहे हैं तो एक शब्द और हम जोड़ रहे हैं उसमें, संस्कृति, यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इस कल्चरल नेशनलिज्म यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बड़े आसान और जिसको कहते हैं ना साफ सुथरी और बिल्कुल सामान्य सी समझ वाली भाषा में अगर आप परिभाषित करें कि दरअसल ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि हम लोग नेशन और स्टेट को देखते कैसे हैं। अब नेशन स्टेट को जो देखने का हमारा नजरिया है वो अभी तक विदेशी चश्मे वाला नजरिया है। इसमें होता क्या है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक राज्य होता है, एक सत्ता होती है और वो स्थापित करती है किसी देश को। और उस तरह से एक सत्ता या सामर्थ्यवान या एक सेना के जरिए, एक आर्थिक इकाइयों के जरिए, इनके जरिए एक राष्ट्र की स्थापना होती है। सच्चाई ऐसी है नहीं। सच्चाई ये जो है ये बिल्कुल पश्चिमी चश्मे से जब देखा जाता है तभी ये सच्चाई हो सकती है। और उस स्थिति में नेशन स्टेट की थ्योरी जो होती है वो करीब 200 साल पुरानी निकलती है। और 200-250 साल के इतिहास में ही अगर आप देखेंगे तो फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर ब्रिटेन जैसे देश जो हैं उनका उदय हुआ और वो अस्तित्व में आए, अपना उनका विकास हुआ और उसकी वजह से ये नेशन स्टेट थ्योरी जो है वो चलती रही। ठीक है। जो भारत का मामला है उसमें हम लोग सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करते हैं। तो ये जो अच्छा। सिविलाइजेशनल स्टेट की बात हम लोग करते हैं ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि एक ब्रिटिश विद्वान ही थे जिन्होंने चीन के संदर्भ में ये सिविलाइजेशनल स्टेट की थ्योरी दी थी। उनका नाम था मार्टिन जैक्विस। तो ये जो मार्टिन जैक्विस थे, मार्टिन जैक्विस ने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी ऐसा माना जाता है। उन्होंने चीन के संदर्भ में ये कहते हुए इस थ्योरी को सामने रखा था कि हम लोग चीन को इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि चीन जो है वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और हम लोग नेशन स्टेट की थ्योरी के जरिए उसे एक देश की तरह, एक देश के तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्टिन जैक्विस ने ही सबसे पहले आगे रखी थी। एक और विद्वान हुए थे जिनका नाम है वाई वाई। उन्होंने एक किताब लिखी थी द चाइना वेव। और द चाइना वेव का जो नाम, किताब की नाम का ही दूसरा हिस्सा है, उसमें है राइज ऑफ अ सिविलाइजेशनल स्टेट। द चाइना वेव, राइज ऑफ अ सिविलाइजेशनल स्टेट, ये पूरी किताब का नाम। तो सिविलाइजेशनल स्टेट का उदय या फिर एक संस्कृति से एक राष्ट्र का उदय कैसे होता है, इस पर उन्होंने बात करनी शुरू की। तो ये इतिहास का अगर हम लोग मामला देखें कि इतिहास में
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शब्द का जुमले का उदय कैसे हुआ, तो वहां पे हम लोगों को ये नजर आता है। अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आखिर है क्या, तो आप ठीक है। ऐसे देखिए कि आप हाथ से खाना खाते हैं, दाहिने हाथ से। खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं। अगर आप असम में चले जाएंगे तो क्या यही प्रक्रिया दोहराएंगे? नहीं। ऐसा तो नहीं है कि असम जाने पर आप चम्मच से खाने लगते हैं। असम जाने पर जो बिल्कुल। खाना आपको परोसा जाएगा, वहां भी आप पाएंगे कि आप बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही आप अगर दक्षिण भारत में कहीं चले जाते हैं, आप केरल चले जाते हैं, आप कर्नाटक चले जाते हैं, वहां भी जब आपको खाना परोसा जाएगा तो आप दाहिने हाथ से खाना शुरू करेंगे। किसी भी हालत में आप बाएं हाथ से खाना अगर शुरू कर दें, तो जो आपके मेजबान होंगे, जो आपको जिनके घर में आप अतिथि के तौर पर हैं या जिस भी होटल या रेस्टोरेंट में आप हैं, तो वहां दर्जनों लोग आपको अजीब से सवालिया निगाह से देखने लगेंगे कि भैया क्या हुआ, इसके दाहिने हाथ में कोई चोट है क्या, क्यों ये ठीक दाहिने हाथ बात। से नहीं? ठीक अगर बात। आप भारत में देखेंगे तो आप चम्मच से भी जब उठाते हैं, तो अगर हम्म। आप कल्चरली देखें कि कल्चरली ये किया कैसे जाता है, तो आप विदेशों में पाएंगे कि राइस स्पून जिसको कहते हैं, चावल उठाने का जो चम्मच होता है, वो बाएं हाथ में पकड़ा जाता है। हम्म। कल्चरली अगर हम लोग भारत में हम लोग चम्मच से खाने की कोशिश करें, चावल दाल ही आपको परोस दें और चम्मच से आपको खाने के लिए कह दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? तो भी आप अपनी संस्कृति के हिसाब से दाहिने हाथ से चम्मच दाहिने हाथ उठा से। लेंगे। बिल्कुल सही बात। तो ये जो संस्कृति है, ये खाने हम्म। पीने के मामले में जो संस्कृति आप देखते हैं, वो दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक आपको एक ही दिखेगी। ऐसे ही आप ठीक है। साड़ी को देख लीजिए। साड़ी या धोती को अगर आप देख लें, तो वस्त्र वही रहता है, पहनने का तरीका थोड़ा बहुत बदलता है, लेकिन कल्चरली अगर आप देखें तो साड़ी को हो सकता है कि भाई बालूचरी साड़ी आपको कहीं पे मिले, हो सकता है कहीं पे हम्म। आपको कोटा सिल्क मिल जाए, कहीं आपको हम्म। कोई वैरायटी मिल जाए साड़ी को बुनने का, लेकिन होगी वो साड़ी। हम्म। ऐसे ही धोती में भी होगी वो धोती ही, पहनने का ढंग जो है वो थोड़ा 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 एक जगह से दूसरी जगह बदलता हुआ आपको दिखेगा। भाषा वगैरह में भी ठीक है। आप देखेंगे कि भाषा की भी जो आपकी संस्कृति है, वो सारा कुछ जो है वो भारत का एक उपमहाद्वीप आप कह सकते हैं कि इस पूरे ठीक बात। उपमहाद्वीप में बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल होगा। संस्कृति के जो भी मापदंड ठीक है, बात। वो यही इस्तेमाल होंगे। या फिर अगर आप उदाहरण के तौर पे देख लें, तो जैसे हम लोग किताबों को देखते हैं, हम्म। कि पुस्तक पे आप मुझे कहें कि भैया किताब की इस ढेर पर एक आप ऊंचा सा ढेर लगा दें किताबों का, ठीक है। और मुझसे कहें कि कुर्सी की तरह इस पे बैठ जाओ, हाँ हाँ। नहीं संभव तो होगा। इतनी ऊंचाई पे होगा वो कि वो कुर्सी जैसा होगा, लेकिन मेरी जो है वो आत्मा उसको कचोटना मुझे तुरंत शुरू करेगी। अब इसमें मुझे बिल्कुल। हिंदू होने से, मुस्लिम होने से, ईसाई होने से, सिख होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारी ठीक है। सांस्कृतिक जो प्रक्रिया है, उसमें हम लोग मानते हैं कि भैया ये विद्या है और ये बड़ी सम्मानित चीज है, इसको कुर्सी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इस पे पैर ठीक रख के बात। हम खड़े नहीं हो सकते। आप कहेंगे कि जला दो इसको, तो हाँ जला हाँ। देना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम होगा। जबकि आप कई विदेशी हमलावरों को देखेंगे, तो वो हम लोगों के लिए जो है वो लाइब्रेरी को जलाना जो होता है, वो कई ऐसे हम्म। विदेशी हमलावर रहे जो भारत आए तो उन्होंने यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी जलाई। हम लोगों को अगर कहिएगा ये काम करने के लिए, तो हम लोगों के लिए ये काम बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो बिल्कुल। संस्कृति है, पूरे भारत में आपको एक जैसी दिखती है, और इस हम्म। संस्कृति के एक होने की वजह से पूरा भारत एक है। अच्छा। तो एक राज्य के तौर पर भारत का उदय इसलिए नहीं होता क्योंकि किसी राजा की सत्ता या किसी सेना या किसी आर्थिक मजबूरी की वजह से इसको एक, या भाषा की वजह से इसको एक इकाई के हम्म। तौर पे देखा जाता है। एक हम्म। संस्कृति है जिसकी वजह से ये पूरा देश एक देश बनता है, और ये होता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बिल्कुल। बिल्कुल। आनंद जी, आपने बड़ा सहज और बड़ा सरल तरीके से उसमें आपने भोजन संस्कृति को समेटा, उसमें आपने वस्त्र संस्कृति को समेटा, और उसमें जो दिनचर्या है उसको भी आपने समेटा, और उस हिसाब से एक समझ बनती है। तो क्या ये समझा जाए या कहा जा सकता है कि जो प्रजातीय राष्ट्रवाद और उसके सापेक्ष एक जो नागरिक राष्ट्रवाद खड़ा होता है, तो हम नागरिक राष्ट्रवाद को जीता है भारत? क्या ये सही है मेरा समझना? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर धारा नहीं आती, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तभी मैंने नागरिक क्योंकि राष्ट्रवाद कहा। हाँ, सत्ता से नागरिकों की ओर नहीं आती, नागरिकों से सत्ता की ओर जाती। बिल्कुल।
या ये बिल्कुल जैसे सही आप बात। भाषा की संस्कृति में भी आप देखते हैं कि हमारे जो शब्द होते हैं, शब्द हम्म। हमें गढ़ के कोई वैज्ञानिक नहीं देता कि भैया ये वैज्ञानिक शब्द है और आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। आज से अंग्रेजी शब्द ये था भाई रेलवे, और हम्म। कल से इसको जो है धूम सकट विश्रामालय हम कहना शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप मान लेते। बिल्कुल। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें कि हम कहें कि भैया आज से जो है इस फलां शब्द का मतलब ये होगा, तो हम्म। धीरे 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 करके आप देखेंगे कि भाई जो वैज्ञानिक होते हैं, जो डिक्शनरी होती है, जो शब्दकोश होते हैं, उनमें भी वो शब्द जो है धीरे से प्रविष्ट हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड शब्द को देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के हम्म। लिए आप देखेंगे कि हिंदी में भी क्रेडिट कार्ड ही इस्तेमाल होता है, लेकिन तमिल बिल्कुल। में जब आप जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड के लिए तमिल का अपना एक शब्द है। हम्म। तो ये अंतर जो होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला, ये अंतर जो है यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अंतर है। बिल्कुल उल्टा हो जाता है जो नेशन और स्टेट की थ्योरी है, उससे ये समझ बिल्कुल उल्टी हो जाती है, इसलिए कई बार दूसरों को समझने में मुश्किल भी होती है। अच्छी बात है। अब यहाँ जरा सा विषय पर रहते हुए ही मैं कैसे समझ और परिभाषाएं बदली जाती हैं। आपने जब ये कहा कि यूरोपियन विद्वानों ने चीन के संदर्भ में जब ये कहा कि दरअसल वहां एक सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और वहां कोई इस तरह का राज सत्तात्मक राष्ट्रवाद नहीं है, इसलिए हम लोग शायद चीन को और चीन की बारे में अपनी समझ को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर हम भारतीय वामपंथियों की तरफ आए तो तमाम मार्क्सवादी पार्टियों ने और सो कॉल्ड मार्क्सवादी और वामपंथी चिंतकों ने जब वो भारतीय संदर्भ में यहाँ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तब वो कहते हैं कि साहब दरअसल भारत में जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की जाती है वो फासिज्म के अलावा और कुछ नहीं है। अब एक तरफ यूरोपियन वैज्ञानिक जब चीन को देखते हैं और चीन आज जिस रूप में है, तो ऐसा तो नहीं है कि चीन ने अपनी पूरी संस्कृति बदल दी। वो निश्चित तौर पे आज भी सामाजिक संस्कृति आधारित राष्ट्रवाद ही जी रहा है। लेकिन वही वामपंथी जो कि पूरी तरीके से वैचारिक उनका जो है कुल घराना सब चीन से निकल के आता है भारत में, वो भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ में जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को देखते हैं तो कहते हैं ये फासिज्म के अलावा कुछ नहीं है। तो ये अलग अलग कामरेडों का प्लेटफॉर्म और अलग अलग पाला बदलना, ये क्या है? ये कौन सी समझ है? देखिए ये जो कम्युनिस्टों का जातिवाद है, कम्युनिस्टों का जातिवाद हम इसलिए कहते हैं कि भाई कुछ चीजें होती हैं जो दिखती तो राजनैतिक विचारधारा की तरह है, मगर होती एक मजहब या रिलीजन है। और क्या कुछ बात है। चीजें ऐसी होती हैं जो रिलीजन होती हैं मगर दिखती एक राजनैतिक विचारधारा की तरह है। ठीक तो है। आप अगर एबीसी देखें, रिलीजन का जो एबीसी कहा जाता है, उसमें कहा जाता है अश्योर, बिलीव एंड कन्वर्ट। एबीसी हम्म। से अश्योर, अश्योर करता है वामपंथ कि भैया हमारा जो है सिस्टम, हमारी जो विचारधारा है, यही एकमात्र सही विचारधारा है, बाकी सब कुछ जो है वो गलत है। बी हम्म। यानी बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम के लिए आपको एक किताब चाहिए, और एक किताब अगर आप किसी भी कम्युनिस्ट से पूछें, चाहे वो भाकपा का हो, चाहे वो माले का हो, चाहे वो किसी भी दूसरी पार्टी का हो, ऊंची जाति का कॉमरेड हो, जैसे ऊंची जाति का हम्म। कॉमरेड तो हम कहते हैं सीपीआई वाला। सीपीआई हम्म। वाला जो होता है वो ऊंची जाति का कॉमरेड होता है और वो बाकी सबको नीचा मानता है अपने। सवर्ण कामरेड सीपीआई वाला, हाँ। हाँ, वो सवर्ण कॉमरेड है। तो ठीक है। और वो माओवादी को जो है वो नीची जाति का कॉमरेड मानेगा, छोटी जाति का कॉमरेड मानेगा। तो ये जो सिस्टम है ये उनका चलता रहता है। तो अब इसमें जो सेकंड सिस्टम आता है कि सेकंड यानी कि बिलीफ वाला सिस्टम, तो बिलीफ के लिए एक किताब यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक किताब, हम्म। सिर्फ एक किताब। हम्म। ये किताब आप कहिए चाहे वो माओवादी हो, चाहे वो लेनिनवादी हो, चाहे वो ट्रोट्स्कीवादी हो, कोई भी हो, वो हर एक कहेगा कि हाँ ये किताब जो है ये यही सही है, और इसके अलावा हम्म। बाकी सारी किताबें जो है वो गलत है। तो यहाँ पे बिलीफ वाला सिस्टम आ गया उनका। तीसरा अच्छा। होता है कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब होता है दूसरे विचारधारा का जो भी आदमी हो, दूसरे रिलीजन का जो भी आदमी हो, उसको कन्वर्ट करके अपने मजहब में लाया जाए। तो दूसरी हम्म। किसी भी विचारधारा का हो, चाहे आप इस्लाम को मानते हो तो उनको भी सिखाया जाएगा कि धर्म अफीम है, हिंदू हो उनको भी सिखाया जाएगा धर्म अफीम है, सिख हो उसको भी यही सिखाया जाएगा धर्म अफीम है, हमारी साइड आ जाओ, नास्तिक हो जाओ, ईश्वर नहीं होता ये मानना शुरू करो। तो ये सारा जो लक्षण है, इसके हिसाब से अगर हम्म। आप देखते हैं तो वामपंथ दरअसल एक मजहब है,
जो अपने आप को एक राजनीतिक विचारधारा का रंग दिए हुए है और उसी रूप में वो सामने आता है। तो अब जब वो मजहब है या रिलीजन है, तो उसकी हरकतें भी बिल्कुल वैसे ही होंगी। वो ठीक बात। हमेशा इस बात पे अड़ा रहेगा कि अगर कोई दूसरे मजहब वाला कह रहा है तो चाहे वो सही कह रहा हो, लेकिन मुझे उसकी बात काटनी। ठीक बात। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से व्यवहार करता है। जैसे आप हिंदुओं में भी देखेंगे कि आपकी जो विवाह की पद्धति होगी, जो विवाह के रीति रिवाज होंगे, वो मेरे यहाँ के रीति रिवाज से अलग होंगे। जो पूजा की पद्धति होगी उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अंतर आएगा। तो बदलाव जैसे है। ही थोड़ी सी जगह बदलते ही किसी रिलीजन में ये छोटे मोटे बदलाव आ जाते हैं, वैसे ही चीन से भारत आते आते या रशिया से भारत हम्म। आते आते वामपंथ में हम्म। भी थोड़े थोड़े बदलाव आ जाते हैं। तो वो ठीक है। लोकल की तरह बिहेव करने लगता है और लोकल स्थानीय स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है उसका वो हम्म। विरोध करना शुरू करता है। पुराने जमाने में ये नहीं होता था या कम होता था। आप पीसी जोशी हम्म। तक का अगर दौर देखेंगे तो पीसी जोशी को हम्म। तो पार्टी से लात मार कर निकाला ही इसलिए गया था क्योंकि वो रूस से आदेश लेने के बजाय कह रहे थे कि भारत से अपना शुरू करें। तो बिल्कुल। इस तरह की चीजें जो होती हैं, इनकी वजह हाँ से हाँ। ये चीनियों से जो अभी भाईचारा दिखता है आपको, उसका कारण ये है कि अभी चीन में वो सत्ता में है और उनको लगता है कि चीन सबसे शक्तिशाली देश है। इसकी ठीक है। तुलना में वेनेजुला, जो कि बड़ी ही बुरी स्थिति में है वामपंथ की वजह से, तो वो वेनेजुला का उदाहरण कभी आपको नहीं देंगे। कभी नहीं। वो आपको ग्रीस का उदाहरण कभी नहीं देंगे, जिसने कि साम्यवाद के चक्कर में जो दिवालिया हो गया, है ना। तो वहां ऐसे तमाम तमाम उदाहरण फैले हैं। तमाम जहां तो जहां खैर। जहां भी गया है, जहां भी गया है ये, वहां पे इसने स्थानीय संस्कृति और बाकी चीजों को बिल्कुल उसी तरह नष्ट किया है जिस तरह कोई और उपनिवेशवादी, कोई और कॉलोनाइजिंग पावर करता है। तो बिल्कुल। सिस्टम और बिल्कुल। बिल्कुल, और मुझे लगता है अब आप इसको इसकी तस्दीक करिएगा कि कहां तक मैं सही हूं। मुझे लगता है कि दरअसल वामपंथ चूंकि एक नकारात्मक जमीन से पैदा हुई विचारधारा है, तो हमेशा विद्रोह की जमीन से पैदा हुई विचारधारा है, तो हमेशा इसको लड़ने के लिए एक शत्रु चाहिए ही चाहिए होता है। जहां उसका कोई शत्रु नहीं होता है, तो वो क्या करता है, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय बोली, स्थानीय भाषा, स्थानीय लोग, उनका चाल चलन, उसी के खिलाफ खड़ा हो जाता है, उन्हीं को शत्रु मानता है। क्या ये मैं कुछ। शुद्ध ये उनकी शुद्ध थ्योरी ही यही है। वर्ग शत्रु हाँ। नहीं होगा और वर्ग संघर्ष नहीं होगा, तो शत्रु और वर्ग संघर्ष के बिना ये वामपंथ की विचारधारा फल ही नहीं सकती। संघर्ष चाहिए बिल्कुल। ही, बिल्कुल, लेकिन और जहां कोई शत्रु नहीं होता है तो खुद ही एक पंचिंग बैग वो बना लेता है और एक इमेजिनरी शत्रु गढ़ लेता है। हाँ, वो पुरुष को स्त्री के खिलाफ लड़ जाए और जो भाई भाई के खिलाफ लड़ जाए, अमीर गरीब के खिलाफ लड़ जाए, मजदूर पूंजीपति हम्म। के खिलाफ लड़ जाए, किसी न किसी के खिलाफ लड़ो। कोई ना कोई एक ठीक है। इमेजिनरी शत्रु हो, उसके बगैर ये विचारधारा एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। अब हम जरा सा थोड़ा और इसको अब भारत के संदर्भ में देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बिल्कुल आम बोलचाल और जीने और लोगों की आदत में शुमार होने वाला एक टर्मिनोलॉजी आ गया है, एक आदत आ गई है, तो ऐसे में तो हमें याद करना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को दरअसल भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक तरह से संस्थापक कहा जाएगा। क्योंकि एक अब देखिए तो पौराणिक उसमें एक मिलता है कि जब लंका पर विजय के बाद सारा कुछ हो गया, सब कुछ निपट गया, तो एक बात आती है कि लक्ष्मण जी ने, हालांकि हम उस पर नहीं जाएंगे कि लक्ष्मण जी ऐसा कहे होंगे कि नहीं कहे होंगे, लेकिन ये है, आता है ये प्रसंग कि लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि बड़े भाई, यहाँ सोने की लंका है, इतना सारा सोना है, धन है, ऐश्वर्य है, अच्छा राज्य है, वहां से निकाला हो ही चुका है अयोध्या से, तो फिर पलट के अयोध्या क्या जाना, यही क्यों नहीं बस जाते हैं। और वहां से प्रभु श्री राम उनको कहते हैं कि अति स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, और फिर आती है वो लाइन, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो इस तरीके से भारतीय अगर संदर्भ में देखा जाए
अभी हम धर्म पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम मजहब पर नहीं जा रहे हैं, एक आदर्श पुरुष प्रभु श्री राम पर जा रहे हैं। तो क्या उनसे उभरा हुआ ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसको कि शायद इस देश ने 2014 और उसके पहले एक दबी बात रही थी, उसको इतना स्वर नहीं मिला था। तो ये 2014 से जो एक राष्ट्रवादी राजनीति की भावना आई है और उसका दौर आया है, और प्रभु श्री राम का भी दौर आया है, अयोध्या से लेके अब तो कर्नाटक में और अलग अलग राज्यों में भी मंदिरों की बात हो रही है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि प्रभु श्री राम आदि पुरुष, आदि संस्थापक हैं कि नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भारत के संदर्भ? ये सवाल हम लोगों को एक और विषय पर ले आता है साथ के साथ ही। संस्कृति की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग नाटक वगैरह की भी बात करते हैं, और आप पाएंगे कि नाटकों में भी सॉरी, जो पुराना समय था, पुराना हम्म, समय मतलब जब संस्कृत में नाटक लिखे जाते थे, उस समय से हम्म, लेकर के और बाद के काल तक, जब हम लोगों की भारत में फिल्में बननी शुरू हुई, उस समय तक हरिश्चंद्र जैसी फिल्में बनती रही। यानी जो संस्कृति थी जिसके आधार पर नाटक, रंगमंच जैसी चीजें आधारित होती थी, वहां भी एक ये जो रामायण का कंसेप्ट था कि रामायण के ऊपर आधारित कहानियां जो होंगी उनसे निकल करके आएंगी सारी चीजें, ये सारा कुछ बेस्ड होता था। अब हम्म, इसकी तुलना अगर आप करेंगे वामपंथियों से, तो वामपंथियों ने कोशिश की कि ये सारा कुछ जो है रशिया से आना शुरू हो। एंटोन चेखोव के नाटक खेले जाए, लियो बिल्कुल, टॉल्स्टॉय के नाटक दिखाए जाए, ऐसे दूसरे किरदारों के नाटक दिखाए जाए, गोरकी की कहानियों पर आधारित नाटक बने। और चूंकि जनवरी का महीना है तो आपको याद होगा कि हरियाणा में एक मशहूर रंगकर्मी जो थे वो मारे गए थे हल्ला बोल कहते हुए एक नाटक के सफदर दौरान हाशमी, ही। और सफदर जो हाशमी, 3 जनवरी की तारीख थी, और अब सफदर उनको हाशमी याद की नहीं। बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। जी, और हल्ला बोल पर अभी हाल में एक फिल्म भी आई थी, फिल्म बनाई गई थी, और हल्ला बोल नाम से ही फिल्म बनी थी। उसमें ठीक है। आपके अजय देवगन थे। तो हम्म, ये जो बदलाव करने की कोशिशें होती हैं, ये बदलाव करने की कोशिश रुक जाएगी अगर आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में से राम को निकाल करके अलग कर दें। हम्म, ये बदलाव की कोशिश तभी हो सकती है जब आप राम को हटा दें, हम्म, रामायण को हटा दें। आपके मेघदूत और दूसरे सारे नाटकों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं जिक्र उसी का आता है। बिल्कुल, रघुवंश अगर लिखा जाता है तो वो पूरी तरह से जो है उसी एक परिवार की कहानी लिखी जाती है। उसमें राजा दिलीप आ जाते हैं जो कि उनसे कई पीढ़ी पहले होते हैं, लेकिन परिवार वही था और वही वंशावली थी और वही कहानी थी, और वही सारे जो हम्म, मापदंड थे वो अपनाए जा रहे थे हम्म, कि भाई ये राजा दिलीप जब आएंगे तो वो गाय की रक्षा करते हुए जो है वो शेर के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, और अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गाय को मरने देने के लिए तैयार नहीं। ये चीज बिल्कुल, आपको फिर बाद में आगे की कहानियों में दिखेगी। जब आपको शिवाजी वगैरह के नाटक दिखेंगे तो उस शिवाजी के नाटक में भी आपको यही दिखेंगे कि एक कसाई है और जो गाय को ले जाना चाह रहा है, और शिवाजी जो है उसको रोकने के लिए बिल्कुल अड़े, और काफी कम उम्र के हैं, बिल्कुल बच्चे ही हैं। अभी के हाँ, हाँ, मापदंड से देखा जाए तो बच्चे ही होते हैं, किशोर कह लीजिए चाहे बालक कह लीजिए, और वो अड़े हुए हैं कि भैया कसाई कसाई को गाय नहीं ले जाने। तो ये जो लंबे समय तक चलता आ रहा था, एक सिस्टम, एक संस्कृति, एक बात, ये सारी बातें गायब हो जाती है अगर हम लोग रामायण को गायब कर दें। तो जो हम्म, कोशिश होती है ये सारे नाटक वगैरह में से या फिर कहानियों से, किस्सों से राम को गायब करने की, उसके पीछे यही कारण होता है। बिल्कुल। सांस्कृतिक अच्छा, राष्ट्रवाद की जड़ में कहीं ना कहीं श्री राम आ जाते बिल्कुल आ जाते हैं। हैं, और और अगर जैसे आपकी जो कहानी थी, जो लक्ष्मण ने ऐसा कहा होगा या नहीं कहा होगा, तो जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये जो श्लोक होता है ये काफी प्रसिद्ध सा श्लोक है, और सीधे सीधे वाल्मीकि रामायण से आता है, तो इस पर कोई आक्षेप या आपत्ति कोई करेगा या कर सकता है, इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं दी। हाँ, बिल्कुल, वामपंथी तो फिर और बात है, फिर तो कुछ बोल बिल्कुल। नहीं सकते। अच्छा, हमने जब बार बार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और उसके मुखर विरोधी एक मजहब के तौर पर वामपंथ, और बड़ा अच्छा लगा कि अब धीरे धीरे एक नैरेटिव हो रहा है कि वामपंथ दरअसल एक कोई विचारधारा नहीं है, वो एक धर्म है, एक मजहब है, और निश्चित तौर पर एक बहुत कट्टर मजहब है, इसमें कोई अब बड़ी ढकी छुपी बात नहीं है। अब इसको समझने और समझाने के लिए अगर मैं भारत से जरा बाहर लेके चलूं, तो चलते हैं जरा इंडोनेशिया।
अब वहां पर तो एक दूसरा रिलीजन आ जाता है, इस्लाम आ जाता है। लेकिन इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी वहां नाम सरस्वती, वहां नाम गणेश, वहां नाम रामायण, वहां नाम सुकिर्ण, गरुड़ एयरवेज उनके राष्ट्रीय जो उनकी एयर है, एयर सर्विस है, उसका नाम। तो किस तरीके से इन सारे अपनी सांस्कृतिक पहचान को, भले मजहब दूसरा हो गया हो, भले पूजा पद्धति दूसरी हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसे आप कह सकते हैं क्या, या हम समझ सकते हैं क्या कि अपनी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अपनी जो सामाजिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद जहां आप इशारा कर रहे थे, और जिसको मैंने कहा कि ये नागरिक राष्ट्रवाद तो नहीं है, तो क्या इसका अच्छा एक उदाहरण इंडोनेशिया में देखा जा सकता है? वहां की रामलीलाएं, वहां महाभारत के प्रसंग, रामलीलाएं, यहाँ लोगों ने देखना शुरू किया है। अयोध्या जैसे स्थानों पर आयोजन हुआ है, भारत में हुआ है, आईसीसीआर जैसी संस्थाएं इस तरह के तमाम आयोजन करा रही हैं, और बाकी संस्थाएं करा रही हैं। तो क्या इंडोनेशिया को एक ऐसे मॉडल के रूप में हम देख सकते हैं क्या, कि जिसने अपनी मजहब बदल दिया, अपना रिलीजन बदल दिया, उसके बावजूद भी जो सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो बनाए रखा? जी, तो यहाँ पर हम लोगों को एक और चीज पर ध्यान देना होगा। जब हम लोग संस्कृति की हम्म। बात करते हैं तो संस्कृति का केवल एक भाग होता है धर्म। धर्म संस्कृति नहीं होती, ओके। संस्कृति धर्म नहीं होता। ठीक धर्म है। संस्कृति का एक भाग होता है। बिल्कुल। ऐसे ही जैसे खान पान, आपका पहनावा, खान पान एक भाग होगा, पहनावा एक भाग होगा। आप जिस तरीके से कृषि करते हैं या और चीजों में जुड़ते हैं वो एक भाग हो जाएगा। धर्म जो होता है वो एक गोंद की तरह है जो काम करता है, और गोंद की तरह वो संस्कृति को जोड़े रखता है। हम्म। तो संस्कृति के कई अलग अलग भाग जो हैं उन सबको आपस में चिपकाए रखने का काम जो काम करता है वो होता है धर्म। हम्म। धर्म पूरी तरह से संस्कृति नहीं। ठीक बात। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग दाहिने हाथ से खाना खाते हैं की बात अगर हम कर रहे हैं और बाएं हाथ से नहीं खाते हैं, तो ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग खाने को ज्यादा सम्मान देने की धार्मिक दृष्टि से खाने को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। खाना शुरू हम्म। करने से पहले खाना पच जाने के लिए कई श्लोकों का विपाठ करने की कई जगहों पर परंपरा रही है, कई परिवारों में अभी भी वो चलती है। हम्म। तो वो धार्मिक नजरिए से इसको जोड़ा जाता है, वो गोंद है। हम्म। और संस्कृति जो है वो इससे बिल्कुल अलग चीज है और इससे वृहत चीज। हम्म। आप अगर धर्म को पूरी तरह छोड़ भी दें तो भी आप संस्कृति से बाहर चले जाएंगे ऐसा नहीं होगा। हाँ, सही बात है। अब यहाँ धर्म को छोड़ने वाले तथाकथित वामपंथी भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता है उल्टे हाथ से खाना खाना शुरू कर देंगे और उल्टे हाथ से सारा। हालांकि तो आप हालांकि विरोध का जो स्तर है उनका, किसी संस्कृति या वर्तमान भारतीय समाज में जिस तरीके से उनके विरोध का स्तर आ गया है, वो शायद ये भी करना शुरू कर दें। हाँ, बिल्कुल जी। नहीं, तो ये आप बुढ़ापे में देख सकते हैं। बुढ़ापे में आप मैनेजर पांडे को देखिए, पूरी पूरी जिंदगी जो है वो वो हम पंथ का झंडा उठाए रहे और बुढ़ापे में वो अचानक आपको पूजा पाठ और धोती वोती पहन के, वो भी अरे, भगवा रंग धोती की। पहन के और अपनी अर्धांगिनी से गांठ जोड़ के, और पूजा वेदी पर बैठ के बिल्कुल सनातनी संस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तो खैर। संस्कृति जी। फिर भी नहीं छूटी। पूरे पूरे संस्कृति जीवन के फिर। प्रयास के बाद, पूरे जीवन के प्रयास के बाद अगर आप 50 साल प्रयास कर रहे हैं और 50 साल के बाद भी वो न छूटे, तो भाई कुछ अजीब सी चीज है और वो आपकी रक्त धारा में, आपकी धमनियों में प्रवाहित होती रहती है, ऐसा मान लीजिए। संस्कृति एक ऐसी बिल्कुल चीज मान है, लो। 2-4 साल, 10 साल, 15 साल की बात नहीं है। भारत की हम्म। संस्कृति के साथ, भारत को अगर हम लोग एक सांस्कृतिक राष्ट्र कहते हैं या हम लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो ये हम्म। सीधी सीधी सी बात ये होती है कि अगर हम लोग सिर्फ मौर्य काल देखें तो अभी से 2500 साल पीछे हम लोगों को जाना पड़ेगा। ईसा मसीह के जन्म से भी 500 साल पहले। उस हम्म। समय से हम लोग एक ही संस्कृति का पालन कर रहे हैं। तो 2500 साल में पता नहीं कितनी पीढ़ियां गुजर गई होंगी। बिल्कुल इतनी बिल्कुल पीढ़ियां आनंद जी। गुजरने के बाद और इतने पीढ़ियों के अभ्यास के बाद अगर कोई जीवित और फलती फूलती संस्कृति है, तो इस संस्कृति के साथ ये भी होगा कि ये संस्कृति अब आपके डीएनए में है, अब आपकी अनुवांशिक गुण की तरह आप में दौड़ती है।
अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल काट करके उठा करके कहीं विदेश में पहुंचा दिया जाए तो आप पाएंगे, जैसा हम अपने भाई बहनों और अपने कई रिश्तेदारों दोस्तों के साथ पाते हैं, कि सब के सब विदेश चले गए और विदेशों में जाकर के वो मुझसे ज्यादा हिंदू हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो अगर आप तरीकों या पद्धतियों, पूजा पाठ के तरीकों में और इन सारी चीज़ों में देखें, तो मेरी बहनों में से कुछ हैं जो कि आधे घंटे तक पूजा कर सकती हैं बैठ करके, और घंटी वंटी बजा करके आरती दिखा सकती हैं। उतनी देर तक तो हम पूजा पे नहीं बैठते हर रोज। बिल्कुल इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं निश्चित तौर हम पर। तो कई बार ऐसा करते हैं कि हाथ जोड़ा, अगरबत्ती दिखाई और निकल गए, और हमारे लिए धर्म की पूर्ति उतने पे हो गई। उनके लिए नहीं होती इतने पे धर्म की पूर्ति, उनके लिए ये काफी बृहत एक मामला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, और ये बड़ा सहज, ये बड़ा सहज तौर पर हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों में, हमारी आदतों में, चाहे वो खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे उठने की हो, चाहे बैठने की हो, चाहे बात करने की हो, उस सब में आता है। तो कुल मिला के आज अब इस प्लेटफॉर्म की भी एक बड़ी लिमिटेशन है, तो उसका ध्यान इससे रखते इससे हुए इससे आज। पहले से जब खत्म करें, एक चीज पर हम आपका ध्यान और दिलाना चाहेंगे कि जब आप संस्कृति का पालन करते हैं तो होता क्या है। इसरो हम्म या ऐसी दूसरी संस्थाएं आपने देखी होंगी, और अभी हाल में टीवी वगैरह पे काफी ज्यादा वो चंद्रयान की वजह से, कभी दूसरे सैटेलाइट्स की लॉन्च की वजह से, वो टीवी पर अंदर ऑफिस का माहौल कैसा होता है वो आपको दिखाई देने लगा होगा। हम्म इसे हम लोग पहले से भी जानते हैं कि उसके जितने मुखिया रहे हैं उनमें से कई ऐसे थे जो कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे होते थे, वो भी सस्वर और बिल्कुल सही उच्चारण के साथ। वो इसलिए क्योंकि हम्म बचपन से उनकी आदत है। महिलाओं को आपने देखा होगा कि कई महिलाएं वहाँ काम करती हैं और बिल्कुल बालों में वो गजरा लगा हुआ, ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह जो है वो उसके साथ पूजा पाठ की तिलक विलक लगा करके, और उसके बाद वो अपना काम कर रही हैं। इसको हम्म उल्टा कर लीजिए। ये जो सारा सांस्कृतिक मामला है, ये तिलक लगाने को आपको कहिए कि भैया तिलक लगा करके तुम ऑफिस आ गए हो, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। या तुम पूजा पाठ करते हो, यार ये तो बिल्कुल ही रिग्रेसिव है। तुम नेशनलिज्म की बात करते हो, ये तो टॉक्सिक है। तो उसका नतीजा क्या होगा? ऐसी कंपनियों को आप कभी बहुत ज्यादा तरक्की करते नहीं देखेंगे, बहुत ज्यादा आगे बढ़ते नहीं बिल्कुल देखेंगे। तो इसरो में जैसे ही आपकी संस्कृति को एक्सेप्ट किया जाता है, या आप अपनी संस्कृति को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप में हीन भावना जो होती है, इंफीरियोरिटी फीलिंग जो होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और उसकी वजह से आपका ग्रोथ थोड़ा तेज हो जाता है। बिल्कुल आपका सांस्कृतिक न आजीविका का सिर्फ एक फायदा ये भी है कि आपके ग्रोथ का जो नॉर्मल स्पीड है या अच्छी स्पीड है, वो आप पकड़ पाएंगे, बजाय इसके कि आप शर्मिंदा होते रहें हर बात। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपने जो बाद में बात जोड़ी, उससे एक अलग आयाम ये दिखाई देता है कि जब आप अपनी संस्कृति पर गर्व करना शुरू कर देते हैं, तो आप सफल भी होते हैं, चाहे जीवन के कोई आयाम हो। आनंद जी, आपसे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसा विशाल सब्जेक्ट हो, विषय हो, तो उस पर आधे घंटे में समेटा नहीं जा सकता, तो इसको हम एक शुरुआती प्रस्तावना जैसी बातचीत कह सकते हैं। आज की बातचीत के लिए आपको धन्यवाद देंगे, ठीक है, और चलिए आज के लिए हम लोग प्रारंभ यहीं के हैं। दर्शकों से एक बार फिर हम अनुरोध करेंगे कि आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आनंद जी जैसे और प्रखर लोगों के साथ, आनंद जी के साथ और सारी बातचीत हमारी जारी रहेगी। और इस एपिसोड में, इस सत्र में अभी आपसे विदा लेते हैं, आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए नमस्कार। ठीक, नमस्कार।